जय हिंद साथियों, अंत्योदय एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, यहाँ पर हम डेली मेंस प्रैक्टिस सीरीज़ की चर्चा करते हैं। साथियों, हमारा डेली मेंस प्रैक्टिस सीरीज़ का पिछले माह का सेशन अब 10 सितंबर को पूरा होने वाला है। यदि आप इसे रिन्यू कराना चाहते हैं और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से इन सेवाओं का लाभ लगातार रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम के माध्यम से 199 रुपये का शुल्क भुगतान कीजिए एवं उसका स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप के माध्यम से ही इसी नंबर पर भेज दीजिए। तत्पश्चात हमारे द्वारा आपको डेली मेंस प्रैक्टिस सीरीज़ के ग्रुप 2.0 में ऐड कर दिया जाएगा, जो कि अगले माह तक वैलिड रहेगा। साथियों, यदि आप अपनी एमपीपीएससी की परीक्षा को और ज़्यादा सुदृढ़ बनाना चाहते हैं तो हमारी मेंस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में हमारे 35 टेस्टों की विस्तृत श्रृंखला को भी परचेज कर सकते हैं। साथियों, हमने 3 मार्कर विषयों के इतिहास विषय के 1000 से अधिक प्रश्नों का संग्रह तैयार किया है। यदि आप चाहें तो इसे भी ले सकते हैं। डेली मेंस प्रैक्टिस सीरीज़ से जुड़ने के लिए हम पहले ही आपको जानकारी प्रदान कर चुके हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे 3 मार्कर प्रश्नों को। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन ही हमें एक मोटिवेशन प्रदान करता है। 3 मार्कर में हमारा पहला प्रश्न था, करुणा की थकान क्या होती है। करुणा की थकान से साधारण रूप में आप समझ सकते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा सेवा के क्षेत्र में काम करते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि उसके पश्चात उनको वह सभी स्थितियाँ सामान्य सी लगने लगती हैं। वह करुणा की थकान की ही स्थिति होती है। करुणा की थकान एक ऐसी स्थिति है जो भावनात्मक और शारीरिक थकावट के कारण होती है, जो दूसरों के प्रति सहानुभूति रखने या सहानुभूति महसूस करने की क्षमता को कम करती है। यह करुणा की थकान ही कहलाती है। विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में आपदा, आघात के शिकार हुए लोगों के साथ में सीधे काम करने वाले लोग करुणा की थकान से ज़्यादा पीड़ित होते हैं। उदाहरण की यदि हम बात करें तो अत्यधिक मरीजों की सेवा करते रहने के पश्चात नर्सों का अधिक समय तक संवेदनशील ना रह पाना, वह भी बहुत ज़्यादा पीड़ित लोगों के साथ काम करती रहती हैं तो कुछ समय बाद उन्हें सभी स्थितियां सामान्य लगने लगती हैं कि यार यह तो रोज़ रोज़ होता रहता है। इस तरह से आप करुणा की थकान को लिख सकते थे। अगला प्रश्न है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता क्या होता है? प्रमाणित और स्थापित नियमों तथा तर्क परीक्षण के आधार पर व्यक्तिगत मनोवृत्ति से परे कार्य करना वस्तुनिष्ठता कहलाता है। साथियों, जैसा कि आपने प्रीलिम्स की परीक्षा में देखा होगा, वहां पर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलते हैं, अर्थात 4 विकल्पों में से ही किसी एक को चयन करना पड़ता है। वह वस्तुनिष्ठ कहलाते हैं क्योंकि उनमें से किसी एक को ही चुनना है। वहां पर जो तर्क दिए गए हैं उनमें ही आपको उत्तर ढूंढने हैं। वस्तुनिष्ठता को आप ऐसे समझ सकते हैं। वस्तुनिष्ठता पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा तथा निष्पक्षता का आधार है तथा साथ ही यह न्याय का प्रमुख सिद्धांत है। उदाहरणतः आप लिख सकते हैं कि किसी भी न्यायाधीश का निष्पक्ष होना, वस्तुनिष्ठ आधार पर निर्णय सुनाना उसकी सफलता का ही राज होता है। तो इस तरह से आप उसे लिख सकते थे तथा यही न्याय को उचित बनाता है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न था समानुभूति। समानुभूति साथ की सर शब्द से ही स्पष्ट हो रहा है समान धन अनुभूति, अर्थात जो अनुभूति दूसरा अनुभव कर रहा है उसी का अनुभव आप करें, समानुभूति कहलाती है। दूसरे शब्दों में देखते हैं, दूसरों के अनुभव को उसी रूप में स्वीकार करते हुए स्वयं को दूसरों की स्थिति पर रखकर विचार करना, यह एक सांवेगिक क्षमता है। समानुभूति में स्व और पर का अंतर समाप्त हो जाता है। यह समानुभूति में अंतर समाप्त हो जाता है, वहीं सहानुभूति में यह अंतर बना रहता है। यही समानुभूति और सहानुभूति में छोटा सा फर्क है। आगे चलते हैं, अगले 3 मार्कर को देख लेते हैं। अगला 3 मार्कर था संवेदना। संवेदना क्या होती है? संवेदना पीड़ित के दुख को साझा करने और उसके मनोभावात्मक तनाव को कम करने हेतु सहानुभूतिक क्रिया है। इसमें दुखियों एवं जरूरतमंदों की मदद एवं सेवा का भाव निहित रहता है। साथियों, संवेदना परोपकार की मूल भावना है। बुद्ध एवं महावीर जी ने संवेदना पर अधिक बल दिया है। इस तरह से आप इसे लिख सकते थे। हमारा अगला प्रश्न था सहानुभूति। सहानुभूति क्या होता है? इसे हम 3 मार्कर में देखेंगे। दूसरों के आंतरिक एवं बाह्य संवेगों को समझना तथा उन्हें तार्किक मदद पहुंचाना सहानुभूति कहलाता है। सहानुभूति में कष्ट को महसूस करने की तीव्रता और स्तर समानुभूति की अपेक्षा कम होते हैं, अर्थात
समानुभूति उच्च स्तर है और उसके एक निचला स्तर है सहानुभूति। सहानुभूति में स्वर तथा पर का अंतर बना रहता है। जैसे कि उदाहरण यदि हम देखें तो हम किसी शोकाकुल सभा में जब एकत्रित होते हैं तो परिवार के प्रति व्यक्त की जाने वाली हमारी संवेदनाएं सहानुभूति के अंतर्गत आती हैं। इस तरह से आप इसे लिख सकते थे। आगे चलते हैं अब हमारे 6 मार्कर प्रश्नों की ओर। साथियों, यदि आपके पास 5 या 6 सेकंड का समय रहता है तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारी इतनी मेहनत YouTube पर निःशुल्क, पूर्णतः निःशुल्क सभी सेवाओं को उपलब्ध कराना, हमें केवल इसी बात का मोटिवेशन रहता है कि आप लोगों ने इसे शेयर किया और हमें उस पर कितने लाइक्स कमेंट्स आए हैं। तो साथियों, यदि आपके पास समय रहे तो आप आपके मोबाइल में उपलब्ध समस्त व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम ग्रुप्स में इस वीडियो की लिंक को जरूर शेयर करें। शेयर का निशान नीचे बटन में दिया गया है। आगे चलते हैं, 6 मार्कर प्रश्न देखते हैं। पहला हमारा प्रश्न था लोक सेवा के प्रति समर्पण। समर्पण का अर्थ है कि किसी भी व्यक्ति या सामाजिक उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्धता की ऊंची तीव्रता वाली मनाह स्थिति। इसे ही हम प्रशासन में भी देख सकते हैं, लोक सेवा में भी देख सकते हैं। तो किसी भी लोक सेवक का लोक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता की ऊंची तीव्रता वाली मनाह स्थिति लोक सेवा के प्रति समर्पण कहलाती है। यह मनाह स्थिति अर्थात समर्पण, यह मनाह स्थिति उद्देश्य के प्रति तीव्र भावनाएं पैदा करती है जो व्यक्ति के व्यवहारों को नियंत्रित करती है। लोक सेवा के प्रति समर्पित लोक सेवा के कुछ लक्षण भी होते हैं जो कि निम्नवत हैं। जरूरत होने पर उत्साहपूर्वक और उसके पहले और बाद में भी काम करते रहना, वंचित वर्गों की सहायता करने में गहरा संतोष महसूस करना, साथ ही में अपने अधिकारियों का प्रयोग इस तरह करना कि ज़्यादा से ज़्यादा संसाधन उन्हीं वर्गों पर खर्च हों जिन्हें इनकी अधिकतम आवश्यकता है। यदि कोई व्यक्ति सरकारी सेवाएं लेने के लिए औपचारिकताएं पूरी नहीं कर पा रहा है तो आगे बढ़कर उसकी सहायता करना। अगर अधिकार क्षेत्र में शामिल है तो औपचारिकताओं में थोड़ी सी ढील दे देना ताकि वह लाभ जल्दी प्राप्त कर सके। ज़्यादा ध्यान नियमों पर नहीं बल्कि सकारात्मक परिणामों पर देना, इस तरह के कुछ लक्षण हैं जो कि लोक सेवा के प्रति समर्पण को दर्शाते हैं। इस तरह से आप इसे लिख सकते थे। आगे चलते हैं, निष्पक्षता एवं असमर्थकवादिता। निष्पक्षता एवं असमर्थकवादिता क्या होता है, इसे हमें यहाँ पर डिफाइन करना था। तो हम यहाँ पर देखेंगे निष्पक्षता एक नैतिक मूल्य है। वर्तमान में इसे मुख्य रूप से सामाजिक न्याय के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह किसी भी प्रकार की तरफदारी का अभाव है। यह भाई भतीजावाद की विरोधी अवधारणा है। निष्पक्षता विद्यमान तथ्यों के अनुरूप किसी भेदभाव के कार्य की मांग नहीं करती। अर्थात निष्पक्षता विद्यमान तथ्यों के अनुरूप बिना किसी भेदभाव के कार्य की मांग करती है, अर्थात वह किसी भी प्रकार का भेदभाव स्वीकार नहीं करती। यद्यपि निष्पक्षता में संवेदना एवं सकारात्मक भेद की अवधारणा भी निहित रहती है, अर्थात निष्पक्षता लक्ष्योन्मुखी है। इस तरह से आप इसे यहाँ पर लिख सकते थे। यदि आपके पास शब्द सीमा कम हो रही है तो आप नीचे का पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। देखते हैं, निष्पक्षता एक ऐसा मूल्य है जो बिना किसी पूर्वाग्रह के वस्तुनिष्ठ आधार पर तार्किक रूप में चलने के लिए प्रेरित करता है तथा किसी को मनमाने ढंग से लाभ पहुँचाने पर रोक लगाता है। प्राकृतिक न्याय को निष्पक्षता संदर्भित करता है। उदाहरण देख लेते हैं कि एक सिविल सेवक हेतु किसी क्षेत्र विकास के लिए सभी संबद्ध हित समूहों जैसे कि सिविल सोसाइटीज, NGO, उद्योगपति इत्यादि से अपने प्राधिकार के अंतर्गत संपर्क स्थापित करना, किंतु किसी भी पक्ष में व्यक्तिगत झुकाव न रखना ही निष्पक्षता कहलाता है। आगे चलते हैं, अब देखते हैं हम असमर्थकवादिता को। असमर्थकवादिता क्या होती है, तो किसी भी लोक सेवक का किसी दल विशेष से जुड़ा ना होना, ना ही उसकी सदस्यता ग्रहण करना असमर्थकवादिता कहलाता है। किसी राजनीतिक निष्पक्षता के रूप में भी इसे जाना जाता है। नौकरशाही स्थायी कार्यपालिका होती है, अतः असमर्थकवादिता उसे नैतिक रूप से तटस्थ बनाने में सहायक होती है। नौकरशाही की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए असमर्थकवादिता एक महत्वपूर्ण मूल्य है। इस तरह से आप इसे लिख सकते थे। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था हमारा प्रशासन में अभिरुचि एवं इसकी आवश्यकता। अभिरुचि किसी व्यक्ति की विशेषताओं का ऐसा संयोजन है जो बताता है कि अगर उसे उचित वातावरण और प्रशिक्षण प्रदान किया जाए तो वह किसी क्षेत्र विशेष में सफल होने के लिए आवश्यक योग्यताओं तथा दक्षताओं को सीखने की कितनी क्षमता रखता है।
अर्थात अभिरुचि क्षमता का परीक्षण है। यह किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित कौशल को सीखने अथवा ज्ञानार्जन की जन्मजात अथवा अर्जित क्षमता है। आमतौर पर अभिरुचियां जन्मजात होती हैं, लेकिन वे अर्जित भी हो सकती हैं। अभिरुचि बुद्धिमत्ता, ज्ञान, समझ, रुचि और कौशल से भिन्नता रखता है। इस तरह से आप इसे यहाँ पर लिख सकते थे। साथ ही में प्रश्न के अगले पार्ट यानी कि प्रशासन में अभिरुचि की आवश्यकता पर बल देते हैं। तो अभिरुचि प्रशासन को अधिक प्रभावी एवं कुशल बनाने हेतु आवश्यक है। आपदा एवं महामारी की स्थिति में त्वरित निर्णय लेने में सहायक होती है। योजनाओं तथा अन्य कार्यक्रमों के आयोजन में संसाधनों के उचित उपयोग एवं अधिकतम उनके उत्पादन एवं निष्पादन में अभिरुचि महत्वपूर्ण सहायता करती है। इस तरह से आप इसे लिखकर समाप्त कर सकते थे। साथियों, हमारे इस टेस्ट का अंतिम प्रश्न है, करुणा लोक सेवा का आवश्यक गुण होता है, टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे। तो सबसे पहले करुणा को हम यहाँ पर एक गुण के रूप में परिभाषित करेंगे। करुणा को अंतरात्मा का संरचनात्मक गुण कहा जाता है। सामान्य भाषा में इसे दया, प्रेम और संवेदना कहा जाता है, जो कि काफ़ी हद तक समानुभूति से साम्य रखता है। कुछ मायनों में यह समानुभूति से भी एक कदम आगे प्रतीत होता है, जिसमें दूसरों की तकलीफ़ों, दुखों को समझने के साथ ही उन्हें उस दुख या तकलीफ़ से मुक्ति दिलवाने की तीव्र इच्छा विद्यमान होती है। इस तरह से आप इसे यहाँ पर लिख सकते थे। अब हम देखते हैं कि लोक सेवा का कैसे गुण है। प्रशासन के क्षेत्र में करुणा एक अभिव्यक्ति है जो एक लोक सेवक को जनता से जोड़ने तथा उसे लोक सेवा का अर्थ समझाने में सहायता करती है। कठोर से कठोर और क्रूर से क्रूर कार्य करते समय भी करुणा एक कवच बनकर किसी भी प्रशासक की रक्षा करती है। यदि एक लोक सेवक करुणा को मानव गुण के रूप में धारण कर लेता है तो उसे प्रशिक्षण की ज़्यादा आवश्यकता नहीं रह जाती है। इस तरह से आप इसे यहाँ पर लिख सकते थे। आप यह भी बता सकते हैं कि महात्मा बुद्ध ने भी करुणा को मनुष्य का पहला और अंतिम गुण बताया है। प्रशासनिक जीवन में एक करुणामय व्यक्ति के व्यक्तित्व में दूसरों को कष्ट से मुक्ति दिलाने का भाव होता है। वह दूसरों की मदद केवल इसलिए नहीं करता कि उसके लिए यह बाध्यता है, बल्कि वह इसे अपनी इच्छा से करता है। वह समझता है कि शायद वे लोग उतने भाग्यशाली नहीं हैं जितना कि वह है, अर्थात वह लोक सेवक है। इसलिए वह लोक सेवक अपनी दयालुता के बदले किसी से कुछ पाने की उम्मीद नहीं करता। इस तरह से आप करुणा को लोक सेवा के आवश्यक गुण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं और डिफाइन भी कर सकते हैं, और इस तरह इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, और यदि आप हमारे DMP प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।